ऑनलाइन के इस कार्यक्रम में अध्ययन अध्यापन के अंतर्गत परिसर अध्ययन भाग 1 के पाठ परिवहन तथा संचार व्यवस्था, इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ जानकारियां दूंगा। बच्चों, आप लोग नियमित समय अनुसार इस कार्यक्रम में जुड़ते आए हैं, आज भी जुड़े हैं, इसके लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम आप नित्य प्रतिदिन परिवहन देखते हैं, उसमें बैठते हैं, यात्रा करते हैं। परिवहन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, साधन उपलब्ध होना। जिस साधन का हम उपयोग करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में, उसे ही परिवहन कहते हैं। हमारे लिए ही नहीं, बोझा ढोने के लिए भी होता है, वजन ढोने के लिए भी होता है। क्या आप जानते हैं? छोटा सा उदाहरण, साग सब्जियां हमारी गांव में उगाई जाती हैं, हम तक पहुंचती हैं। क्या कभी कैसे आ जाती हैं? परिवहन के माध्यम से। मैं आप लोगों के समक्ष कुछ चित्र प्रस्तुत कर रहा हूं, आप लोग उसे देखिए और जरा सा ध्यान दीजिए। आपके पुस्तक में भी सब है। अगर आपके हाथ में पुस्तक है तो आप वहां से भी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पहला चित्र है नाव, है ना बेटा? पानी का जहाज, है ना? हम लोग नाव कहते थे, है ना? हाँ, उसके बाद है ट्रक, है ना? हाँ, फिर है अंतरिक्ष यान, है ना? फिर है बीच में ही देखो, इसको बेटा सिंगल सीटर पैराग्लाइडिंग कहते हैं। ये भी एक तरह का विमान ही होता है, बहुत छोटा होता है, सिंगल होता है, दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचने के लिए। प्लस फ्लाइंग जेट भी इसको कहते हैं कभी कभी। और यह है कुली, है ना बच्चों? जो बोझा ढो रहा है, और इसे तो हम जानते ही हैं, है ना? गधा। और यह है साइकिल, और यह है मोटरसाइकिल। इस चित्र के माध्यम से हम आप सब कुछ जानते हैं कि यह किसका चित्र है, किसके उपयोग आता है, किस ढंग से उपयोग किया जाता है इनका, है ना? किंतु इस चित्र के माध्यम से एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो जानकारी आ रही है, वह यह आ रही है कि पहले लोग नाव से माल ढोते थे, है ना? यात्रा करते थे, फिर ट्रकों में जाने लगे, फिर अंतरिक्ष से फिर पैराग्लाइडिंग करने लगे, कुली, कुली से बोझा ढुलाते थे, गधे का प्रयोग करते थे, फिर साइकिल आ गई, साइकिल भी हमारी वाहन है, यह भी परिवहन साधन है। फिर आ गई बाइक, अब तो कार है, तमाम चीजें हैं, है ना? हाँ, तो इस चित्र के माध्यम से हमने परिवहन के साधनों के बारे में जानकारियां प्राप्त की। पहले क्या था, आज क्या है, और भी आगे जानकारियां हम प्राप्त करेंगे। बच्चों, पृथ्वी की सतह से अत्यधिक दूरी पर जाने के लिए उपयोग में लाए गए साधनों को हमें पहचानना चाहिए। और आप लोगों को दिखाया होगा उस चित्र में मैंने कि वहां एक बॉक्स बना हुआ है, उस पे आप लोगों को उसका नाम लिखना है, ठीक है? और प्लस अगर आप चाहते हो तो उसके बारे में 2 शब्द भी लिख सकते हो, जिसके काम वह आता है, किस कार्य के लिए उसका उपयोग किया जाता है, इसके बारे में भी आप 2 वाक्य लिख सकते हो। साथ ही क्या इसके बाद कुछ साधनों को तुमने कभी और देखा है? उन्हें किस समय उपयोग में लाया गया होगा? इस संबंध में अपने सहपाठियों, अपने माता-पिता, अपने दादा-दादी से भी आप जानकारियां प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि हमेशा हमें अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सम्मुख वाले किसी भी अपने पराये से जानकारियां हासिल करनी चाहिए। तो यदि दादा-दादी कुछ बताएंगे तो अपने जमाने की बताएंगे, माता-पिता बताएंगे तो अपने जमाने की बताएंगे, हम आप अपने जमाने के हिसाब से सब देख रहे हैं, तो हमें पूर्व में कैसे माल ढुलाई होती थी, कैसे लोग यात्रा करते थे, उन तमाम बातों की जानकारियां हमें मिलेंगी,
ठीक है, जो बात हो जाती है वो उसे इतिहास कहते हैं। लेकिन भूतकाल को भी हमेशा याद करना चाहिए और वर्तमान जानकारी लेनी चाहिए, रखनी चाहिए। रखेंगे तो भविष्य भी अच्छा होगा। वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य अच्छा होगा ही, स्वाभाविक है। ऊपर वाले तीनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे ध्यान में यह आया होगा, अलग साधनों का उपयोग किया जाता था। कालावधि अलग-अलग समय में, पूर्व के समयों में धीरे-धीरे बदलाव होता गया उसमें, और अंत में कुछ ऐसे भी बदलाव हुए जब हम हमारे और आपके दादा-दादी, मेरे स्वयं के दादाजी गाँव से पैदल आए हैं मुंबई, गाँव से पैदल आए हैं, क्योंकि उस समय कोई साधन नहीं था परिवहन का, पैदल आए हैं। लेकिन आज हम और आप रेलगाड़ी में बैठते हैं, है ना? हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, यह बदलाव हुआ, है ना? पहले अब तो बेटा बच्चों वगैरह देखो, आप लोग तो गाँव वगैरह में तो साइकिल भी नहीं दिखती है। जिसको देखो वही बाईसाइकिल लिया हुआ है, मोटरसाइकिल लिया है ना? हाँ, और 2 बातें होती हैं, समयानुसार परिवर्तन भी हुआ और समय की बचत भी हुई, और कष्ट भी हमें नहीं झेलना पड़ा यात्रा का, माल ढुलाई का, सस्ते में काम हुआ, है ना? हाँ, फिर जैसे एक चित्र आया हुआ है बच्चों आप लोगों के सम्मुख, रेलगाड़ी, है ना? ट्रक, है ना? हाँ, ढुलाई के लिए काम किया जा रहा है और रेलगाड़ी से यात्रा हो रही है। फिर उसके बाद है बच्चों कि परिवहन के ऊपरी साधनों का उपयोग हम किस लिए करते हैं। ठीक है, साधन है, लेकिन उसका उपयोग अलग-अलग होता है। सबका कार्य निश्चित होता है। अब ऐसा नहीं है कि हम आप कहीं जाएँगे तो ट्रक में बैठ के चले जाएँगे, नहीं। हमें हर हाल में अपने सुगम परिवहन साधनों का उपयोग करना होगा। हाँ, परिस्थितियाँ यदि अलग हैं, समस्याएँ हैं किसी प्रकार की, तो हम आप यात्रा करने के लिए मजबूर होते हैं। जैसे कोरोना काल में हम आप हमेशा देखे हैं कि लोग अपने पैरों से चल रहे थे, ट्रकों से भाग रहे थे, है ना? क्योंकि बीमारी ही ऐसी थी कि लोग स्वयं जो है अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचना चाहते थे और पहुँचे भी। जहाँ चाह वहाँ राह, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है बच्चों। फिर उसके बाद आता है बच्चों कि दादा-दादी हमें बताएँगे, और पहले भी हमारी किताबों में परिसर अध्ययन के माध्यम से ही जानकारियाँ मिलती थी पाषाण युग की। इतिहास पढ़ाया जाता था कक्षाओं में, पाषाण युग। उस समय के लोग कैसे थे? पत्थर के चाक का निर्माण किए, कैसे निर्माण किए? क्या उन्होंने देखा? क्या सोचा? फिर उन्होंने उसका हल कैसे निकाला? तमाम बातें थी, जिसमें एक चित्र है यह, या देख लो आप लोग, है ना? जो जंगल के निवासी थे, उन्होंने पहले सब जंगल में ही थे, कहीं शहर का विकास नहीं था। लोग जंगलों में ही रहते थे, पेड़-पत्तों का उपयोग करते थे अपने वस्त्र के लिए। ठीक ऐसे ही उन्होंने कुछ सामानों को खींच कर लेकर जाते थे, लकड़ियों पे बाँध खींचते थे। फिर उन्हें एहसास हुआ कि क्यों ना हम इसके कुछ सुधार करें इसमें, और उन्होंने चाक होता है ना, पहिया पत्थर का, उन्होंने पत्थर के पहिए का निर्माण किया, जिसे हम लोग आप ऐसे ही गाँव की भाषा में बोलते हैं गड़ारी, गड़ारी का उपयोग किया, है ना? हाँ, तो फिर उससे क्या हुआ, चलता हुई सामान बोझा खींचने में। आगे, मनुष्य ने लकड़ी के कुंदों के पत्थर के चक्राकार टुकड़ों को पहाड़ियों की ढलान पर लुढ़कते हुए देखा था। वहाँ से उन्हें ज्ञान मिला कि अगर यह लुढ़क सकता है, तो क्यों ना हम इसमें कुछ ऐसी चीज़ें कि यह और आसानी से बोझा ढो सके। तो उन्होंने क्या किया, पहले वस्तुओं को ले जाने में लकड़ी के पटरों का उपयोग किया जाता था, बाद में इन पटरों को पहिए जोड़ने से परिवहन में गति आ गई, समय तथा श्रम दोनों की बचत होने लगी, मनुष्य का विकास एक महत्वपूर्ण अर्थात पहिया बन जाने से सब कार्य सरल हुए। रेलगाड़ी कैसे चलती है? पहियों से।
ट्रक कैसे चलते हैं? पहियों से। किसी भी परिवहन में सिर्फ हवाई जहाज कह सकते हो कि हवा में उड़ता है, लेकिन जब वह लैंड करता है, उतरता है या उड़ता है, तो उसे भी पहिए की ही ज़रूरत होती है ना? वहाँ कह सकते हो आप थोड़ी देर के लिए, लेकिन नहीं, बिना पहिए के गतिशील होना शायद ऐसा हो सकता है कि नामुमकिन हो शायद, ठीक है? हाँ, तो क्या तुम जानते हो बच्चों, अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग परिवहन के साधन होते हैं। जैसे यदि हम दुर्गम क्षेत्र में हैं, तो वहाँ हमें हमेशा याक, जिसे खच्चर कहते हैं, उससे बोझा ढोने का उपयोग किया जाता है। लोग पहाड़ों पर जाते हैं, तो पालकी का उपयोग करते हैं। कंधे पे ऐसा लाद के लेकर जाते हैं। अगर और भी आगे हुआ, तो हम ऊँट से भी बोझा ढोते हैं। ढोते हैं कि नहीं? जैसे राजस्थान वगैरह में है, ऊँट का ही उपयोग होता है ज़्यादा, है ना? और पहले तो बैलगाड़ी वगैरह होती थी, बैल होते थे, उससे लोग अपने खेतों में खाद डालने जाते थे, है ना? धीरे-धीरे बदलाव होने लगा और वह बैलगाड़ी जो है ट्रैक्टर का रूप ले गई और आज गाँव में जो भी खेती हो रही है, वह ट्रैक्टर के ही माध्यम से हो रही है। आधुनिक काल में परिवहन के अत्याधुनिक साधन निर्मित हो चुके हैं। फिर भी विश्व के कुछ क्षेत्रों में आज भी परिवहन के लिए अन्य प्राणियों के साथ-साथ मनुष्य का भी उपयोग किया जाता है। उदाहरण, दुर्गम क्षेत्रों में वाक, याक, मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऊँट, ऊँचे स्थानों पर ले जाने के लिए पालकी या डोली का उपयोग किया जाता है। करते हैं। खच्चर भी कहते हैं, खच्चरों से भी यात्रा होती है। आप कहीं भी पहाड़ी पर जाओगे, किसी मंदिर वगैरह या कहीं भी अपने धार्मिक स्थल पर जाते हो, तो वहाँ भी सुख-सुविधाएँ होती हैं परिवहन की और वहाँ के अनुसार ही होती हैं, जो वहाँ का मौसम जिसके अनुकूल होगा, जो उस कार्य के लिए उपयोगी होगा, उसी का उपयोग किया जाता है। अब पहाड़ी पे तो रेल जाएगी नहीं, फिर भी आज बहुत सारी पहाड़ियाँ ऐसी हैं जिसे काट कर रेल रेल जो है, वह जा रही है, रेल यात्रा हो रही है वहाँ भी। हमें पुरानी बातों को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। पहले कैसे था? बहुत पहले कबूतर से संदेश भिजवाए जाते थे, है ना? भिजवाते थे कि नहीं कबूतर से संदेश? हाँ, हाँ, ये देखो। हाँ, जब राजा-महाराजा का शासन काल था, मुगलों का शासन था, राजा-महाराजा होते थे, तो उस समय कबूतर से जो है संदेश भिजवाए जाते थे। फिर क्या हुआ? डुगडुगी बजाकर राजा के संदेश को प्रजा के सम्मुख लाया जाता था। उसको डुगडुगी कहते थे। डफली बजा के ऐसे, "सुनो, सुनो, सुनो,
राजा ने ऐसा कहा है, हुक्म है ना? तमाम बातें। लेकिन अब ये सब किस्से कहानियाँ हो गई। साथ ही घोड़े पर आते थे राजा के शासक और वह बताते थे लोगों को क्या करना है। फिर डाकिया आया, फिर वर्तमान पत्र आया चित्रों के माध्यम से। फिर रेडियो हुआ, रेडियो को किसमें बदलाव हो गया? टेलीविज़न में। टेलीविज़न फिर अब आ गया भाई लैपटॉप, है ना? कंप्यूटर सब उसमें है। फिर उसके बाद है मोबाइल और अंत में है इंटरनेट। इंटरनेट का ज़माना है। हमेशा मानव परिवर्तनशील होता है और जैसा देश वैसा भेष। इस कहावत को यहाँ ये चरितार्थ करता है कि हमें आप जैसा परिवेश होगा वैसा बदलना होगा, उसी के हिसाब से चलना होगा और चलना पड़ेगा ही। हम आप उससे अछूते नहीं रह सकते। बच्चों, बहुत तमाम सी बातें ऐसी दी हुई हैं अपनी पुस्तक में भी और तमाम जानकारियां भी, किंतु कुछ ऐसी भी बातें हैं जिन पर हमें आपको थोड़ी बहुत जानकारी रखनी चाहिए। वर्तमान समय में संचार के अत्यंत त्वरित और तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इस समय हर क्षेत्र में संचार के आधुनिक साधनों का उपयोग हो रहा है। रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि संचार के साधनों द्वारा कई लोगों से सहज रूप से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। इसमें मानव निर्मित उपग्रहों का उपयोग होता है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, रेडियो, दूरदर्शन तथा इंटरनेट इत्यादि संचार के आधुनिक साधन हैं। हमारी आपकी आज यह अहम आवश्यकता पड़ गई है, ज़रूरत पड़ गई है कि हमें और आपको इसके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है ना? हाँ, आज तो ऐसा हो गया है कि अगर 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर भी चलना हो तो तुरंत टैक्सी पकड़ लेते हैं, परिवहन का भी, फ़ोन का भी। अरे यार, मुझे व्हाट्सएप कर दो, अरे मेरे मित्र मुझे व्हाट्सएप कर दो, क्या बातें हैं, है ना? तुरंत आ जाता है। और बड़े-बड़े जो उपग्रह हैं, उन्हीं के माध्यम से आता है। अंतरिक्ष यान, आज तो अंतरिक्ष में भी लोग पहुँच गए हैं, है ना? तमाम बातें, हम आप जुड़े हुए हो, तो उपग्रह के माध्यम से ही जुड़े हुए हो, जो अंतरिक्ष में विराजमान है और ये हमारी शासन करती है, हमारी सरकारें करती है, वैज्ञानिक करते हैं, इस पर पैसा खर्च होता है, तभी हम आप जुड़े हुए हैं, है ना? और एक साथ जुड़े हुए हैं। इतने फ़ोन चल रहे हैं, इतने लोग ऑनलाइन में हैं, लेकिन हम आप भी जुड़े हुए हैं। सोचो जैसे, कल्पना करनी चाहिए कि कैसे यह सब संभव हो रहा है। लेकिन वह सब बात की बातें हैं, पहले हम आप इतना जानें कि संचार का ही माध्यम आज सबसे बेजोड़ है, एक-दूसरे से टच में रहने का, मिलने का। हम मिलना भी कम चाहते हैं आजकल किसी से, फ़ोन पे ही बात कर लेते हैं। कभी-कभी तो ऐसे होता है कि अगर कोई बगल वाले कमरे में है तो वो आना नहीं चाहता है तो फ़ोन पे ही बात कर लेता है। और कैसे हैं, ठीक-ठाक हैं? घर पहुँच गए? हाँ, हो गया। जबकि बगल में ही रह रहा है, हमारा पड़ोसी है। आजकल तो ऐसा हो गया है कि अगर हमें कुछ खाना है, तो भी ऑर्डर कर देते हैं मोबाइल पे, घर आ जाता है, सामान मँगवा लेते हैं। ये है संचार का साधन और हमें आप हर हाल में इसका उपयोग करना ही है और कर भी रहे हैं। साथ ही बच्चों, कुछ ऐसे भी हैं जो प्रारंभिक काल में मनुष्य अपने विचार तथा भावनाएँ व्यक्त करने के लिए हाथ के संकेतों का हाव-भाव दिखाने के लिए आज भी हम करते हैं। जैसे कोई दूर है, हमें दिखाई दे रहा है वो, लेकिन हमारी आवाज़ नहीं जा रही, तो हम आप उसको इशारे करते हैं, कहाँ जा रहे हो? आवाज़ नहीं गई, लेकिन इशारे से भी इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं पाठ में, सांकेतिक भाषा, पढ़े हैं ना? सांकेतिक भाषा, संकेत से भी होता है, कहाँ जा रहे हो? क्या खा रहे हो? है ना? सुनाई नहीं दे रहा है ना? हाँ, यह सांकेतिक भाषा है, संकेतों की भी भाषा होती है, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग पाठ में, है ना? हाँ, हाव-भाव दिखाने और विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का उपयोग करता है। उसके बाद विशिष्ट बातों के लिए विशिष्ट प्रकार की ध्वनियों का उपयोग होने लगा। इसी क्रम में मनुष्य को स्वर मिला और भाषा का निर्माण हुआ। भाषा के बाद मनुष्य ने लिपि की खोज की, ताम्रलिपि, हम आप जानते हैं। लिपियों पे भी लिखा जाने लगा, पांडुलिपि, अलग-अलग लिपियों के नाम थे।
धीरे धीरे वो बदलते गए। गुफाओं की दीवारों तथा लकड़ी पर वह अपने विचार उकेरने लगा। प्राचीन काल में इसी प्रकार संचार का प्रारंभ हुआ। प्राचीन काल में कई वर्ष पूर्व यही संचार का माध्यम कि पत्थरों पर लिखा जाता था, तांबे पर लिखा जाता था। आज मोबाइल, व्हाट्सएप पे संदेश गया, मैसेज भेज दिए, हो गया। नेट पे मैसेज कर दिए, हो गया। ईमेल भेज दिए, हो गया। यह बदलाव हुआ और हमें आपको इस बदलाव के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। थोड़ा सोचो बच्चों, नीचे दिए गए कुछ परिच्छेद हैं, जिनमें कुछ चित्र दिए गए हैं वाक्य के शुरुआत में, बीच में, अंत में। तो हमें आपको उस शब्द का वहां उपयोग करना है। जैसे यही आपका एक गृह कार्य होगा, यही आपका एक गृह कार्य होगा। जैसे मैंने कह दिया, मैं ऑनलाइन कार्यक्रम में चित्र दिखा दिया, इंटरनेट से जुड़ा हूँ, है ना? मोबाइल से जुड़ा हूँ, ज़ूम मीटिंग से जुड़ा हूँ। तो हमें आपको उस शब्द का वहाँ प्रयोग करके वाक्य पूर्ण करना है। जैसे अवकाश का दिन होने के कारण रोहन आज घर पर ही था, आपकी पुस्तक में ही है। अब देखो वहाँ एक टेलीविज़न का चित्र है, पर क्रिकेट की प्रतियोगिता देखने में मगन था। आपको उस चित्र की जगह शब्द का प्रयोग करना है और वाक्य को पूरा करना है। फिर आगे है ऐसे ही, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ आप लोगों के समक्ष। बाद में वह साइकिल का चित्र है, पर निकल गया, यानी साइकिल पर निकल गया। तो आपको यह गृह कार्य के रूप में आपका कार्य रहेगा और हमें आपको इसे करना है। अगला है बच्चों, करके देखिए। परिसर प्राणियों और पक्षियों, हमारा आपका परिसर है, जहाँ हम आप रहते हैं, हमारा आपका परिवेश, तमाम चीज़ें हैं वहाँ। परिसर में प्राणी भी हैं, पक्षी भी हैं, पेड़-पौधे भी हैं, स्वाभाविक है, रहेंगे। हरियाली भी है, उद्यान भी है, सब कुछ है। उसके अंदर व्याप्त पक्षियों, प्राणियों, सामानों, उद्यानों के बारे में हमें आपको थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, स्वयं ही करनी चाहिए। वे एक-दूसरे के साथ संपर्क कैसे करते हैं? देखो ज़रा, बात आई ना कि आपने कभी घोंसले में पक्षी को, मान लो चिड़िया को ही जाते देखा है, बच्चों से मिलते देखा है, वह अपने बच्चे को कैसे दाना चुगाती है, कैसे खिलाती है, कैसे मुँह में भरकर लाती है, कैसे पक्षी एक-एक तिनके को अपने चोंच में दबाकर घोंसला बनाते हैं। ये सब की बातों की जानकारी आप रखना चाहिए और हम आप तभी यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जब हम आप निरीक्षण करें। पक्षी ही एक ऐसे हैं, हमें आपको समय की जानकारी दे देते हैं। कलरव करने लगती है, चूँ, 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 काँव, 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 पक्षी कलरव करने लगते हैं। तो इससे यह आभास होता है कि सूर्योदय हुआ है, दिन का उजाला हो गया है ना? हाँ, पहले भी लोग ऐसे करते थे, उनका भी साधन था समय का। तारे यहाँ पहुँच गए हैं, तारा यहाँ पहुँच गया है, इतने बजे हैं, है ना? हाँ, करते थे। उनका भी ये माध्यम था एक जानकारी का। तो हमें आपको भी इस जानकारी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। कोई संकट आने पर, किसी परिचित के दिखाई देने पर, भोजन देने पर, घायल होने पर, प्राणी तथा पक्षी विशिष्ट आवाज़ करते हैं, उसे सुनो। एक छोटा-सा उदाहरण मैं दे दूँ और पक्षियों की मैं बात तो नहीं कर सकता इतना, लेकिन कौवा, यदि कोई आम कौवे जितने हैं, वो सब वहाँ पहुँचते हैं। काँव, 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 काँव। अब वो उनकी आवाज़ है, उनकी भाषा है, उनका स्वर है, जिसमें वो लोग एक-दूसरे से
हाल चाल जान रहे हैं, संदेश पहुंचा रहे हैं और सब जुटते हैं। सिर्फ पक्षियों में कौवा ही एक ऐसा है कि अगर एक कौवे की मृत्यु होती है, तमाम कौवे वहां आ जाते हैं, सब जुट जाते हैं। तो उनका भी एक होगा अपना कुछ न कुछ। हम आप तो उनकी भाषा समझते नहीं हैं, लेकिन वो भी अपना जो है कुछ न कुछ मनोवृत्ति जो है वैज्ञानिक रूप से अपनी भाषा को एक-दूसरे से व्यक्त कर रहे हैं अपनी चोंच के माध्यम से, अपने कंठ के माध्यम से। बिल्ली, कुत्ता, गौरैया, कौवा आदि ऐसे प्राणी पक्षी हैं जो विशिष्ट परिस्थिति में विशिष्ट विधि से आवाज़ करते हैं। कहते हैं बेटा एक कहावत है, रात के समय बिल्ली आवाज़ करे तो अशुभ माना जाता है। रोए, कुत्ता यदि रोता है तो ऐसा माना गया है कि कुछ अनहोनी होने वाली है जो प्राकृतिक रूप से होगी। है ना? हाँ, या जैसे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, पृथ्वी में हलचल होती है कि सब लोग पक्ष जो बिल के प्राणी हैं, वो बाहर आ जाते हैं या हट जाते हैं, स्वाभाविक है। उनके अंदर भी जानकारियाँ हैं, आभास हो जाता है उन्हें और हर पक्षी, हर प्राणी की कुछ न कुछ विशेषता ज़रूर होती है, सभी में है। उनकी एक खास विशेषता जो है, उनकी एक पहचान बनती है। आजकल एक छोटा-सा प्राणी कुत्ते को ले लो, वफ़ादार है, सूँघ कर बता देता है कि किसका है, कहाँ है ये, है ना? हाँ, तमाम हैं। श्वान हमेशा बहुत ज़रूरी होता है। हम आप भी कभी अपने मन में ऐसे ही सोचते हैं अपनी बातों को, आज दिल ये नहीं कह रहा है, आज मैं ये कार्य नहीं करूँगा, आज मैं नहीं जाऊँगा, मन नहीं कर रहा है। हो सकता है कि वह आपके अंदर जो अभिव्यक्ति हो रही है, वह सच हो। मैं आज यहाँ नहीं जाऊँगा, मेरा मन ऐसा नहीं है, मेरा ऐसे लग रहा है जैसे आज बुरा दिन जाएगा या मुझे ऐसे आभास हो रहा है कि बहुत खुशी होगी। वह खुशी किसी भी रूप में हो सकती है। आपके घर कोई अतिथि आ सकता है, आपका कोई मित्र यार मिल सकता है, आपका कुछ ऐसा माहौल बन जाए कि आप खुश रहो, होता है, स्वाभाविक है। कभी हम आप डर लगता है, शिहन जाते हैं, हो सकता है, क्यों नहीं? यही मानव का स्वभाव है, अपने आप को उस परिस्थिति में ढाल लेना, परिवर्तनशील हो जाना। तुमने तुम्हारे ध्यान में आएगा कि अन्य प्राणी पक्षी भी इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की आवाज़ करते हैं। इसका अर्थ है यह है कि पशु-पक्षी भी परस्पर संवाद करते हैं, एक-दूसरे से संबंध बनाते हैं अपनी आवाज़ के माध्यम से। काँव, 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 काँव। अब ऐसे तो रोज़ कौवे चिल्ला रहे हैं, है ना बच्चों? हाँ, लेकिन सब कौवे नहीं आते हैं। लेकिन यदि किसी की मृत्यु हुई हो और सब चिल्लाएँ, तो देखो सब कौवे मर्राने लगते हैं वहाँ। वे भी समाचार का लेन-देन करते रहते हैं, स्वाभाविक है, करते भी हैं। उनकी अपनी भाषा है, उनका अपना स्वभाव है, उनका अपना संचार है। थोड़ा सोचो, मछलियाँ पानी में रहती हैं, वे परस्पर संचार किस प्रकार करती होंगी? मछलियाँ, जल का जीव है, यह भी आपस में कैसे संचार करती होंगी? आगे चल के आप लोग पढ़ोगे कि कुछ ऐसी तरंगें निकलती हैं इनसे, जो एक-दूसरे को आभास कराती हैं। आगे चल के आप लोग पढ़ोगे, बड़े होंगे तो बड़ी कक्षाओं में। यहाँ दिया गया चित्र किस खेल का है? आपकी पुस्तक में पेज नंबर 136 पर नीचे एक चित्र दिया हुआ है। अब तो ऐसे लगने लगा है कि इन सब से हम आप बहुत दूर हो चुके हैं। जादूगर, सर्कस जिसमें जोकर जो हमें हँसाता था, हमेशा हठखेलियाँ करता था, हास्य प्रसंग करता था। जादूगर जो अपनी जादू की कला को जो है अपने हाथों की कला को, अपने कलाई और उँगलियों की कला से ऐसे लगता था अभी ये फूल लिया हुआ है, क्षण भर में उसको कबूतर बना दिया, है ना? जादूगर। हम आप विश्वास करते थे उस पर, लेकिन विज्ञान हमारा कहता है कि वह सब कलाएँ थी और आजकल तो यह सब अब बहुत कम देखने को मिल रहा है। यही हमारी मनोरंजन के साधन थे पहले, आज भी हैं लेकिन बहुत कम रह गए हैं। चित्र में दिखाया गया व्यक्ति क्या कर रहा है? क्या अपने परिश्रम तुमने ऐसा खेल कभी देखा है? ऐसे और कौन से कार्यक्रम तुम जानते हो उनको सूची बनाओ।
जिन भी कार्यक्रमों के बारे में आपको जानकारी है, आप उसकी सूची बनाओ। जिनके बारे में जानकारी नहीं है, अपने माता-पिता, अपने दादा-दादी से पूछो। उसकी एक सूची बना लो। उनके ज़माने में क्या था, उनके समय में क्या था, जानकारी प्राप्त करो। साथ ही बच्चों, कुछ और भी चित्र दिया गया है, पेज नंबर 137 पर। वहाँ भी जो है, शाहिर डफली बजा के कुछ अपनी बातें कह रहा है, गीत गा रहा है, जो भी हो उसकी, आप कल्पना कर सकते हो। कल्पना मानव का स्वाभाविक गुण है, कल्पना करना चाहिए, तार्किक शक्ति रखनी चाहिए हमें आप। यहाँ दिए गए चित्रों को ध्यान से देखो, तुमने जो सूची तैयार की है, उस सूची के नाम और ऊपर दिए गए चित्रों के मनोरंजन के प्रकार का क्या परस्पर मेल खाते हैं? जो हमने सूची बनाया है, क्या उसमें से है क्या ये कुछ? या हमने इसे पहले देखा, तो जो हमारे मम्मी-पापा, दादा-दादी बता रहे हैं, उसमें से कुछ मेल खाता है क्या? दोनों में कुछ संबंध है क्या? करना चाहिए, होना चाहिए ऐसी सब सोच का, ऐसे सब विचारों का। चर्चा परिचर्चा के ही माध्यम से हम आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 22 हम लोगों के समय में था, हम बच्चे थे, तो बाइस्कोप वाला आता था। ऐसे करके हम देखते थे उसमें और वो सब उसमें दिखाता था, ऐसे रील चलती थी उसकी और वो जैसे-जैसे कहता जाता था, वैसे-वैसे उसको घुमाता जाता था ऐसे-ऐसे और ऊपर से ऐसे लगाए रहता था, घंटी बजाते रहता था, है ना? बाइस्कोप, आज फ़िल्म ने ले लिया, थिएटर हो गए सब। पहले नाटक होते थे, आजकल पिक्चर हो रहे हैं, फ़िल्म देख रहे हैं हम आप, बड़ी-बड़ी मॉल में बैठकर। छोटे-मोटे टॉकीज़ नहीं रह गए, थिएटर नहीं रह गए, बिग मॉल हो गए, बिग बाज़ार हो गए, पीवीआर हो गए, है ना? बदलाव हुआ उनमें भी, मनोरंजन के साधन थे हमारे यहाँ। सर्कस, अभी तो बहुत सारे ऐसे कानून भी बन गए हैं सरकार द्वारा, जिनमें पशु प्राणियों का उपयोग हम आप नहीं कर सकते, उनसे ज़बरदस्ती कुछ करवा नहीं सकते। इसीलिए भी ये सब कुछ दूर हुई। जादूगर जादू दिखाता था। हम लोगों को याद है हमारे यहाँ के बहुत प्रसिद्ध जादूगर, चीनी जादूगर, हमारे क्षेत्र के ही थे, लेकिन समय था, सब खत्म हुआ। गाँव में पहले नौटंकी नाच आती थी, मम्मी-पापा से पूछो अपने, नगाड़े की थाप, कर, 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 है ना? अब नहीं रह गया, एक बिरहा के, अलग-अलग जिलों के, अलग-अलग प्रांतों के, अपनी-अपनी एक लोकगीत होता है। तमाम लोकगीत के माध्यम से लोग एक-दूसरे से जुड़ते थे, मनोरंजन का साधन था हमारा आपका। लेकिन अब वह सब हमें आपको टेलीविज़न में दिखाई दे रहा है ना? फ़िल्म देख रहे हैं वो सब, व्यक्तिगत साक्षात नहीं देख रहे हैं। यही अंतर आ गया है, यही अंतर आ गया है। स्वयं अपनी आँखों से साक्षात नहीं देख रहे हैं, उसकी कला को देख रहे हैं, यह अंतर है। नुक्कड़ नाटक आज भी होते हैं, छोटी-मोटी हमारे परिवेश में, पड़ोस में जो भी संस्थाएँ हैं, वह नुक्कड़ माध्यम से अपनी बातों को, शासन की बातों को, संस्था की बातों के माध्यम किसी भी बात को लेकर जन जागृति अभियान करना हो, तो नुक्कड़ भी उसका एक सहारा है। छात्र, संस्था के लोग, विद्यालय, प्रभात फेरी हमारे आपके यहाँ निकलती है। इससे भी जन जागृति होती है, जैसे स्वच्छता मुहिम में हम आप जुड़े हुए हैं। प्रभात फेरी निकलती है विद्यालय में, स्वच्छता रखो, है ना? कचरा कुंडी का प्रयोग करो, प्लास्टिक मत वापरो, गीला कचरा, सूखा कचरा अलग-अलग रखो, है ना? जन जागृति अभियान नुक्कड़ के माध्यम से भी होती है। कोरोना काल में भी बहुत सारी संस्थाओं ने, बहुत सारे बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से गली-गली में, मोहल्ले-मोहल्ले में जाकर, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े पैमाने पर जाकर लोगों को जागृत किया, इसके बारे में जानकारी दिया। लोग जागृत भी हुए, टीवी के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से हमें आपको जानकारी मिली कि यह बीमारी क्या है, इसका बचाव के उपयोग क्या है, कैसे बचा जा सकता है इससे। कठपुतली वाला
उंगलियों का खेल था, कठपुतली, राजा रानी ऐसे नाचते थे कठपुतलियों पे। धीरे-धीरे गुड्डा-गुड्डी था पहले, कठपुतलियों ने ले लिया। जोकर, जोकर भी है, जो हमें आपको हँसाता है। आज भी हम आप कुछ हास्य प्रसंग सुनकर, टीवी में कुछ धारावाहिक देखकर हँसते हैं। हँसना हमारी सेहत के लिए भी ज़रूरी है। खुश मिजाज होना चाहिए हमेशा। हर पल मन को शांति मिलती है, दिल-दिमाग को शांति मिलती है। करके देखो, तुम्हारे परिसर में कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आने वाले जादूगर, गायक इत्यादि कलाकारों से बात करो। बहुत कम रह गए हैं। ठीक है, हम उनसे नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन उनके बारे में, उनकी कलाओं के बारे में अपने माता-पिता, अपने दादा-दादी से बातचीत हम कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण बता दिया अपने गाँव का। दूरदर्शन पर अपनी पसंद का कार्यक्रम देखते समय कार्यक्रम के अपने प्रिय कलाकारों से बातचीत करने का प्रयास करो। यह इतना संभव नहीं है कि प्रयास करना चाहिए, लेकिन यदि हमारे अड़ोस-पड़ोस में है, परिवेश में है वह कलाकार, तो उससे हमें आपको बातचीत करना चाहिए। आजकल तो फ़ोन कॉल वगैरह भी करते हैं लोग, ऑनलाइन भी रहते हैं। ऊपर वाली दोनों कृतियों द्वारा किस कलाकार से तुम बात कर सकते हो? ऊपर वाली दोनों कृतियों में से किस कृति के कलाकार से बात नहीं कर सके? मेरे हिसाब से मैं बात नहीं कर पाऊँगा इतना, है ना? अब जैसे आपके ही मान लीजिए बहुत अच्छे कलाकार हैं अमिताभ जी, क्या आप बात कर लोगे? मिल लोगे उनसे? नहीं, लेकिन उनके बारे में हम आप किसी के माध्यम से, किसी के ज़रिए से जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। उनकी पसंद क्या है? उनका जीवन शैली कैसा है? उनकी दिनचर्या क्या है? तमाम बातें हम आप कर सकते हैं। गूगल पे भी सर्च करके हम आप देखते हैं। हम रेडियो, दूरदर्शन, संगणक, प्रक्षेपक, प्रोजेक्टर इत्यादि का उपयोग करते हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत किए कार्यक्रमों को सुनने अथवा देखने से हमारा मनोरंजन होता है। रेडियो भी हमारा मनोरंजन का साधन। गीत सुनते थे हम, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी, बहुत पहले, बहुत कम लोगों के पास थी। धीरे-धीरे बदलाव होता गया। आज तो सब एलईडी वगैरह आ गए हैं। बल्ब में भी बदलाव हो गया। टेलीफ़ोन में अलग-अलग मॉडल आने लगे, अलग-अलग शेप्स में आने लगे। मोबाइल में भी हज़ारों क्वालिटीज़ हैं, हज़ारों शेप्स हैं, हज़ारों आकार के हैं, हज़ारों फीचर्स वाले हैं। बदलाव हो रहा है, होगा। वे कार्यक्रम हमसे बहुत दूर कहीं पर होते रहते थे। वहाँ से चित्रित तथा ध्वनि मुद्रित करके प्रक्षेपित किए जाते थे। ऊपर वाले साधनों का उपयोग करके हम ये कार्यक्रम सुन या देख सकते हैं। रेडियो तथा दूरदर्शन इत्यादि मनोरंजन के प्रक्षेपणग्राही साधन हैं, जो प्रक्षेपित बातों को हम तक प्रेषित करते हैं। 2 साधन ऐसे हैं, चित्रित और ध्वनि मुद्रित, आवाज़ और चित्र, दोनों के माध्यम से, दोनों में इतना अच्छा सामंजस्य रहता है कि जैसे मैंने कहा कि ऐसा है, तो चित्र और आवाज़ दोनों एक साथ आती है। इसी को फ़िल्म के माध्यम से हम देखते हैं। रील अलग है, आवाज़ अलग है, लेकिन इतना अच्छा सामंजस्य रहता है प्रक्षेपण के समय कि जो चित्र दिखाई देगा, उसका आवाज़ वैसे ही रहेगी, उसकी आवाज़ एकदम वैसे ही रहेगी। थोड़ा सोचो, क्या तुम जानते हो मनोरंजन के कौन-कौन से साधन ग्राही साधन समूह में नहीं आते? ग्राही, ग्रहण करने लायक। रेडियो, दूरदर्शन, कठपुतली, नाटक, चलचित्र, इसे आप ज़रूर सोचना इसके बारे में और इसका वर्गीकरण करना कि इसमें से कौन-सा ग्राह्य है, कौन-सा ग्राह्य नहीं है। ग्राह्य यानी ग्रहण, हम ग्रहण कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। क्या तुम जानते हो आजकल मोबाइल फ़ोन का उपयोग बढ़ने से अपनी प्यारी चिड़ियों को इनसे निकलने वाली तरंगों से कष्ट होता है। स्वाभाविक है। यदि विकास है कहीं किसी चीज़ को लेकर, किसी साधन को लेकर, तो उसके कुछ न कुछ दुष्परिणाम अवश्य होंगे। जैसे मोबाइल माध्यम से
कुछ न कुछ नुकसान जरूर हो रहा है हमारे कर्ण का, हमारे दिल दिमाग का। आवाज बहुत तेज भी नहीं, बहुत धीमी भी नहीं, बार-बार भी नहीं। तमाम दुष्परिणाम है इसके। मीना व विदेश में कोई अति महत्वपूर्ण संदेश पूरा भेजना चाहती है। मीना, एक मीना है, मान लो मैं ही हूँ, उस विदेश में संदेश भेजना चाहता हूँ। क्या करूँगा? उसके बारे में सोचना है। क्या कर सकता हूँ? और हमें आपको उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। कैसे भेज सकते हैं? तत्काल कैसे जाएगा? परिवहन तथा संचार के साधन आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग में लिए जाते हैं। आवश्यकता के अनुसार, जिसकी आवश्यकता होगी। मुझे आराम से गाँव जाना है, तो मैं 4 व्हीलर से जाऊँगा, कार से जाऊँगा, ओला कर लूँगा। थोड़ा जल्दी पहुँचना है, रेलगाड़ी से चला जाऊँगा। बहुत जल्दी है, 2 घंटे में यात्रा कर वहाँ पहुँचना है यात्रा करके, हवाई जहाज़ से चला जाऊँगा। तो जैसे माल मुझे बहुत जल्दी मँगाना है गाँव से, तो रेलगाड़ी के माध्यम से आ सकता है, ट्रक के माध्यम से आ जाएगा, टेम्पो कर लेंगे हम, है ना? हाँ, जो उपयोग करने के लायक उपयोगी होगा, उसी परिवहन और उसी संचार के माध्यम का हम आप उपयोग करते हैं, करना भी चाहिए। हमने क्या सीखा इस पाठ के माध्यम से? 2, 3, 4 महत्वपूर्ण बातें हैं, जो हैं विभिन्न कालखंडों के परिवहन के साधनों की जानकारी। कालखंड, पूर्व में, भूतकाल में भूतकाल में कौन से परिवहन, कौन से संचार माध्यमों का हम आप उपयोग करते थे? पाषाण युग में 100-100, 200 साल पहले, 50 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले, आज। इनके बारे में हम आप जानकारी प्राप्त किए और इनका तुलनात्मक अध्ययन भी करना चाहिए हमें आप। तुलनात्मक अध्ययन, क्या बदलाव हुआ उस परिवहन के साधन में, उस संचार के साधन में। यह समझ सके कि पहिए की खोज कितनी महत्वपूर्ण है। पहिया, चाक, कितना महत्वपूर्ण है ये, इसके बारे में हमें आपको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और हमने किया भी। विभिन्न कालखंड के संचार के साधनों की जानकारी प्राप्त करें। संचार, कबूतर, पहले संदेश भेजे जाते थे, हरकारा कहते थे डाकिये को, डाकिया, तमाम बातें। मनोरंजन के प्रत्यक्ष तथा ग्राही साधनों को समझ सकें। मनोरंजन के पहले क्या साधन थे, किसे हम ग्रहण किए हैं, किसे हम आज उपयोग में देख रहे हैं, इन बातों की भी हमें आपको जानकारी होनी चाहिए। इनके बारे में सूचीबद्ध तरीके से कार्य करना चाहिए। जैसे गृह कार्य के लिए मैं 1-2 प्रश्न ऐसे ही पूछ लेता हूँ आपसे। पाषाण युग में संचार के साधन क्या थे? राजा महाराजा के समय में संदेश कैसे भिजवाए जाते थे अपने प्रजा के बीच? तमाम ऐसे प्रश्न। आज हम और आप किस माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? अध्ययन अध्यापन कार्यक्रम में, है ना? तत्काल प्रश्न है। इन प्रश्नों को कुछ ऐसे अपने मन से भी आप लोग प्रश्न का निर्माण स्वयं करो, उसका उत्तर भी स्वयं सोचो, स्वयं लिखो, तब अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम सफल होता है। प्रश्न होगा तो निराकरण होगा। हमने कुछ समझा ही नहीं, हमने कुछ सोचा ही नहीं। स्वयं प्रश्नों का निर्माण करो। प्रश्न हम बनाएँगे तो उत्तर भी हम ही को देना है। और जब हम प्रश्न बनाएँगे तो उत्तर स्वाभाविक है कि हमारे दिमाग में होगा। राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, है ना? राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन। मेरा आपको ऐसा चित्र जो है वीडियो उल्टा दिख रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। हाँ? राइट हैंड, है ना? लेफ्ट हैंड। तो हमको दोनों तरफ से सोचना है। अगर एक तरफ प्रश्न का निर्माण हो रहा है, तो दूसरी तरफ उत्तर का भी निर्माण होगा। अगर इस तरफ प्रश्न का निर्माण हो रहा है, तो इस तरफ उत्तर का भी निर्माण होगा।
और समस्या का समाधान भी होगा। स्वाध्याय के माध्यम से कुछ प्रश्न हैं पुस्तक में आपके, उसे हमें और आपको हर हाल में समझ बूझ कर लिखना है। स्वाध्याय बहुत जरूरी होता है, गृह कार्य बहुत जरूरी होता है। स्वयं स्वाध्याय के अलावा भी मैंने बताया आपको कि प्रश्न का निर्माण करो, एक वाक्य में उत्तर अपने मन से बनाओ, पाठ्यांश को पढ़ो, पाठ को पढ़ो और स्वयं प्रश्न का निर्माण करो और उसका उत्तर लिखो। बंद कर दो पुस्तक, है ना? जैसे हम आप कोई प्रश्न उत्तर याद कर लेते हैं तो लिखते हैं उसको अस्थाई ज्ञान हेतु। जब हम लिखते हैं तो अस्थाई ज्ञान होता है, लेकिन जब हम बस खाली सोच लिए, याद कर लिए, तो बाद में भूल भी सकते हैं। लेकिन अगर उसी चीज को हम कलमबद्ध कर दें, लिख लें, तो वह अस्थाई ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। वो कभी नहीं भूलेगा हमें आप, और इसे आप लोग जरूर ध्यान रखना। इस बात जोड़ो मिलाओ है, तो यह कार्य भी आप लोगों का गृह कार्य के रूप में ही रहेगा और आपको इन प्रश्नों के उत्तर जो आपकी पुस्तक में स्वाध्याय के माध्यम से दिए हुए हैं, इनको भी अपने आप ही हल करना है, लिखना है। ठीक है बच्चों? तो आप लोग आज इस कार्यक्रम से जुड़े अध्ययन अध्यापन का कार्य हमारा पूर्ण हुआ हमारा आपका कार्यक्रम। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें चलते-चलते हम आपको बता दें कि यदि इस कार्यक्रम में अध्ययन अध्यापन के कार्यक्रम में परिसर अध्ययन भाग 1 के पाठ परिवहन पढ़ सका है, नहीं सुन सका है, तो हमारी महानगर पालिका द्वारा संचालित emcedu.com पर स्टैंडर्ड कक्षा चौथी लिखकर विषय का नाम डालकर वह इस वीडियो के माध्यम से उस पाठ के संबंधित महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। यही नहीं, तमाम विषयों के अपनी कक्षाओं के अनुसार उसके अलग भी जो जानकारियां हैं, वह सब बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा संचालित ऑनलाइन कार्यक्रम यूट्यूब पर सब कुछ है। उसे डाउनलोड करना है या ऑनलाइन ही देखना है, समझना है। अपनी कक्षा के विषयों का और भी जनरल नॉलेज जो कुछ भी है, दूसरी भी कक्षाओं का, जैसे कक्षा तीसरी और चौथी, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कक्षा तीसरी में है, चौथी में भी काम आ सकती हैं, चौथी में है, पांचवी में भी काम आ सकती हैं। अलग-अलग विषयों का एक विषय दूसरे विषय से जुड़ा हुआ जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, है ना? और हमें आपको करना भी चाहिए। स्वेच्छया आगे आकर यदि जानने की भावना, जागृत होने की भावना हमारे अंदर स्वयं ही है, तो हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। हम आप स्वयं उस चीज को कर सकते हैं और करना भी चाहिए। सच्चा ज्ञानी वही होता है बच्चों, जो पूर्ण और विस्तृत ज्ञान प्राप्त करे। ये हो गया? नहीं। स्थायी ज्ञान, जिस भी चीज में जानकारी प्राप्त करना हो, उस विषय में लगाव होना चाहिए। जब हमें आपको लगाव होगा, तो हम आप उस विषय के जिस विषय में आपका मन नहीं लगता है, उसी विषय को आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, उसी पर अपना फोकस करना है। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अस्थाई ज्ञान मिले, पूर्ण ज्ञान मिले, अधूरा ज्ञान नहीं। और विद्यालय
जब खुलेगा तो हम और आप फिर मिलेंगे, है ना? हाँ, फिर हमारी दिनचर्या शुरू होगी। फिर विद्यालय हम भी आएँगे, आप भी अध्ययन अध्यापन कार्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन अध्यापन के अंतर्गत आप लोगों को परिसर अध्ययन भाग 1 के अंतर्गत जो भी जानकारी दिया है पाठ संबंधित, उसे आप हमेशा फ़ोकस कीजिए और आप लोग आज इस अध्ययन अध्यापन कार्यक्रम में जुड़े। मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, है ना? हाँ, और शुभेच्छा दे